अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू होने वाला डीएम का पेपर जो कि 27 अप्रैल 2025 को कंडक्ट हुआ, उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिस तरह के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस उसी सिलेबस में से आए जो ईटा ने आप लोगों को दिया था, यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पेडागोजी और ड्राइंग। तो उन्हीं में से ही पेपर आया है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आए और प्रिसाइज पेपर आया है। समटाइम होता है पेपर में कोई 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है या फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हटके होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 95% पेपर मैंने देखा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीन पेपर है। तो इस पेपर की डिस्कशन करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट बातें पेपर के एंड पर। तो पहला क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स में से आ गया। If 6x square minus 17x plus 12 is equal to 0, then the solution for x are, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है 6x square minus 17x plus 12 is equal to 0। तो पहले हम इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। तो उसका तरीकेकार क्या होता है, पहली और तीसरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 6x स्क्वायर को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 72x स्क्वायर। अब आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इससे बनने वाली दोनों वैल्यूज की जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो। तो उसका तरीकेकार क्या है मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं। एक तो देख लें कि ये इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर प्लस में आया, तो इसकी दो जो वैल्यूज है उनको भी मल्टीप्लाई करने से आंसर प्लस में आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि दोनों वैल्यूज माइनस में ही हो। तो अब आपने इसको माइनस की वैल्यूज में ही ब्रेक करना है। तो जब माइनस माइनस की दोनों वैल्यूज हैं तो आप उनको जमा करेंगे तो आंसर माइनस में ही रहेगा। तो -9x और -8x, अब आप इनको जमा कर लें, 9 और 8 17, ये 17x रहेगा और दोनों वैल्यू चूंकि माइनस में है तो साइन भी सेम ही रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 72x के। तो ये हर लिहाज से कैलकुलेटेड आपकी फ्रैक्शन है। +12 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको फर्दर कर लें, इसमें से 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, बल्कि 2x आएगा, ये आ जाएगा 2x -3। और यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और फिर अंदर आपने 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 जब कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तो आपके पास बन गया ये 2x -3 जो कॉमन आ रहा है, और एक फैक्टर बन गया 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां तक ये अपने फैक्टर्स में टूट गई है ये इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने दो पॉसिबिलिटीज बनानी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2x -3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 3x -4 इज इक्वल टू 0। अगर तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपके पास x की वैल्यू आएगी -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा -4 इधर आके हो जाएगा 4 और ये 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो या तो x का आंसर आना चाहिए 3 डिवाइडेड बाय 2 या x का आंसर आना चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 8 and 3 and their difference is 20. Find the numbers। अच्छा, अब दो नंबर्स हैं उनके दरमियान रेशियो है 8:3। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर्स हैं 8x और 3x और उनका जो डिफरेंस है वो है 20। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप 5 को इधर लाके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। हमने ये क्यों लिया है 8x और 3x? एक्चुअली दो नंबर्स में रेशियो ये है, नंबर ये नहीं है। तो वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो वो नंबर इनको 8 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं और ये 3 से मल्टीप्लाई, कोई एक ही कॉमन नंबर है ना, तो हम वो नंबर कॉमन फर्ज करते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, तो आपका पहला नंबर होगा 8x यानी कि 8 × 4 32, और दूसरा नंबर है 3x यानी कि 3 × 4 12। सो दीज आर टू राइट आंसर्स। नेक्स्ट है, इफ यू एड अप द नंबर्स 1 to 200, 1 से लेकर 200 तक जितने भी नंबर्स हैं अगर आप उनको आपस में जमा कर लें तो उनका टोटल क्या होना चाहिए। तो इनका टोटल मालूम करने का फार्मूला है ये वाला, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपके पास 1 से लेकर 200 तक सारे नंबर हैं तो 200 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई 200 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 40,200
क्योंकि 201 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40,200, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 20,100। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 नंबर्स सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टाइम्स द सेकंड इज 53। तो 2 नंबर है, एक को आप x फर्ज कर लें, एक को आप y फर्ज कर लें। तो पहला नंबर और दूसरे के 3 टाइम्स का जो सम है वो 53 आ रहा है, जबकि जो डिफरेंस है बिटवीन द 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 2। अब आपके पास ये इक्वेशंस आ गई हैं, आप दोनों नंबर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने मालूम करना है ये वाला फर्स्ट नंबर, तो उसके लिए आप सेकंड वाले को नल करेंगे। उसका तरीकेकार ये है कि अब आप उसको बराबर के लेवल पे ले आए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, तो दोनों 6 हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x + 6y = 106, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 12x - 6y = 6। अब आपने इनको जमा कर देना है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 2 और 12 14x, और ये हो जाएगा 106 और 6 112। अब आपने 112 को 14 से डिवाइड कर देना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 8। सो 8 इज आवर राइट आंसर। आप फंसते कहां पे हैं, आप इनकी इस स्टेटमेंट की क्वेश्चन बनाने में गलती कर सकते हैं। उस पे आप लोगों को महारत होनी चाहिए, और महारत तभी आती है जब आप एक चीज को बार बार करके देखते रहते हैं। इफ log 3 of 4x + 3 = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये जरा ना मीठा सा था, लेकिन हमने इसको असेस किया है कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, और अगर कोई और हुआ तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल log 3 4x + 3 = 3 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये 3 की पावर 3 होगी, और ये इधर आ जाएगा 4x + 3। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 3 की पावर 3 27, ये इट इज इक्वल टू 4x + 3। अब आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 4x = 27 - 3, 4x = 24, x = 6। सो ये हमारे पास जो 6 जो है इट इज द राइट आंसर। 12 men water the field in 9 hours। 12 आदमी हैं, वो एक खेत को पानी 9 घंटे में देते हैं। कितने आदमी होंगे जो सेम खेत को 4 घंटे में पानी दे लेंगे? तो अब आपने यहां पे men और hours को कंपेयर करना है। 12 आदमी हैं, 9 घंटे लगा रहे हैं, कितने आदमी होंगे 4 घंटे लगाएंगे? तो अब यहां पर ज्यादा आदमी है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़े आदमी होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब इनमें जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो अब आप इनको ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x / 12 = 9 / 4। इनके लिखने की तरतीब, x will be equal to 9 / 4 × 12। तो अब आप इसको करेंगे 4 3s are 12, 9 3s are 27। तो 27 आदमी चाहिए अगर आप सेम फील्ड को 4 घंटे में वाटर करना चाहते हैं। Which sentence used a comparative adjective correctly? कौन सा सेंटेंस है जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव को सही यूज कर रहा है? मोर बोरिंग, मोर बोरिंगर ये होता ही नहीं है। मोस्ट बोरिंग, अब आप एक के साथ कंपेयर कर रहे हो तो मोस्ट तो नहीं करेंगे, मोस्ट सबके साथ कंपेयर करने के लिए होता है। मोस्ट बोरिंग देन द बुक, ये फिर अगेन गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर है मोर बोरिंग। द मूवी वाज मोर बोरिंग देन द बुक। Which of the following is the best topic sentence for a paragraph? टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो पूरा मेन आइडिया दे रहा होता है। तो आई लाइक टू ईट पिज्जा एंड बर्गर, ये कोई आइडिया नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी टेस्टी, किसी हद तक ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। हेल्दी ईटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड, इस पर पूरा एक पैराग्राफ आ सकता है, तो ये उस लिहाज से ज्यादा परफेक्ट है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज थी हेल्दी ईटिंग से रेलेवेंट, अदरवाइज ये टेस्टी वाले से भी बात बन जानी थी। A dash of wolves was spotted in the forest, तो काफी सारे भेड़िए हों तो उन्हें हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं पैक। सो a pack of wolves was spotted in the forest. John finished the homework, he then went to the bed। यहाँ पे ही जो है ये आपके पास एनाफोरिक रेफरेंस है जो कि यूज हो रहा है जॉन के लिए। ये एनाफोरिक रेफरेंस में से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। द एंगल थ्रू विच अ पिक्चर और पेंटिंग इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड आई लेवल, यानी कि आई लेवल पर हम पिक्चर या पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं।
पेपर को फोल्ड करके चीजें बनाने को हम क्या कहते हैं, इसे ओरिगामी आर्ट कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम चीजें बनाते हैं। What shapes are focused in blocking technique? ब्लॉकिंग टेक्निक में हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करते हैं, सफियर्स को, सर्कल्स को, ट्राइएंगल्स को, ठीक है, फाइनल एक डायग्राम बनाने के लिए। तो ये आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। व्हाट इज टोन इन कलर थ्योरी? कलर थ्योरी में टोन से मुराद है एडिंग ग्रे, किसी चीज में ग्रे टेक्सचर कम या ज्यादा ऐड करने को हम टोनिंग कहते हैं। व्हाट डज टेक्टाइल? टेक्टाइल का मतलब होता है कोई चीज जिसको टच किया जा सकता हो, ससेप्टेबल ऑफ टच। विच एनिमल्स आर नोन टू हैव पॉलीगोनल पैटर्न्स? कौन से जानवर हैं जिनकी बॉडी पर मुख्तलिफ डिजाइन में पैटर्न बने होते हैं? तो जिराफे की बॉडी पर आपको धब्बे, स्पॉट नजर आएंगे, लेपर्ड पे नजर आएंगे, टर्टल्स पे नजर आएंगे। व्हाट डज द चेंजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्सपेक्टिव क्रिएट? आपने एक पेंटिंग बनाई है, उसमें किसी चीज का साइज बड़ा रखा है तो वो आपको करीब दिखाई देगी, किसी चीज का साइज छोटा रखा है तो वो बहुत पीछे डेप्थ में दिखाई देगी। तो जो साइज होता है इसके जरिए हम पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करते हैं। When did the proper use of watercolor as an art medium begin? तो वाटर कलर का यूज 16वीं सदी में शुरू हुआ। The property of surface which can be feel by touch? किसी भी सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको फील करने के लिए आपसे टच करना पड़ता है? तो वो होता है टेक्सचर। Which one of the following is an example of solution liquid in solid? अच्छा, ह्यूमिड एयर जो होती है ये होती है लिक्विड इन गैस। स्मोक जो होता है ये गैस इन गैस होता है या समटाइम्स सॉलिड इन गैस होता है। मेटल एलाय सॉलिड इन सॉलिड होता है। डेंटल फिलिंग है लिक्विड इन सॉलिड, ये है सॉलिड इन सॉलिड। ये मोस्टली गैस इन गैस, और ये आपके पास जो ह्यूमिड एयर होती है ये लिक्विड इन गैस। तो हमारा राइट आंसर है डेंटल फिलिंग। इसमें जेलाटिन वगैरह ये भी ठीक आ सकते हैं। 4 रॉकी प्लैनेट्स एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये कौन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है ये कभी खत्म नहीं होती, बार बार आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? तो सोलर एनर्जी रीन्यूएबल है, जियोथर्मल रीन्यूएबल है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बार बार प्रोड्यूस की जा सकती है। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कम्स फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, ये भी रीन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास नॉन रीन्यूएबल है, आप इसको यूज कर लेते हैं, ये खत्म हो जाती है। ये राइट आंसर है। द प्लैनेट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ पौधों में फूल नहीं लगते, तो इनमें से कौन सा नॉन फ्लावरिंग है? तो यहां पे इनमें से राइट आंसर है फर्न। लेकिन हकीकत क्या है? ये दोनों भी नॉन फ्लावरिंग ही है, थोजा भी और सैगोपाम भी। ये जिम्नोस्पर्म में इन पे फूल नहीं लगते। तो जो आपके पास गावा है ये एंजियोस्पर्म है। जो फर्न्स हैं ये आपके पास आ जाते हैं ट्रिडोफाइट्स में, तो ये आपके पास नॉन फ्लावरिंग है। तो फिर यहां पर फर्न किसी हद तक ठीक आंसर है। जिम्नोस्पर्म्स की इन्फ्लोरेसेंस को फ्लावर्स काउंट कर रहे हैं यहां पर, और कुछ भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कि एस्टेरॉयड आर स्मॉलर देन मेटेरॉयड, ये ट्रू नहीं है। एस्टेरॉयड बड़े होते हैं मेटेरॉयड से। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, चीजों का डूबना किस चीज पर डिपेंड करता है या तैरना किस चीज पर डिपेंड करता है? उसकी डेंसिटी पर। ठीक है, जिस तरह सुई छोटी सी होती है लेकिन डूब जाती है, कश्ती बहुत बड़ी होती है लेकिन नहीं डूबती, क्योंकि सुई की डेंसिटी ज्यादा होती है। स्पायरोजायरा का ताल्लुक किससे है? स्पायरोजायरा चूंकि एलजी है तो एलजी का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है। 1927 में मोहेंजोदड़ो से कौन सा मेल फिगर मिला था? ये एक छोटा सा मुजस्मा मिला था, बिल्कुल छोटा सा साइज है इसका। इसका नाम किंग प्रीस्ट रखा गया था। ये हाकमों को, हुक्मरानों को शो करता है। तो प्रीस्ट किंग या किंग प्रीस्ट इज द राइट आंसर। ये चुकंडी जो टॉम है कराची से 29 किलोमीटर के फासले पर, ये किस लिए फेमस है? ये स्टोन के अंदर जो नक्शो नगार बने हुए हैं उसके लिए फेमस है। ये जोखियो कबीला है सिंध का, उसके हुक्मरानों की कब्रें हैं यहाँ पे।
Which one of the following is best described as continuous inspection of all available information in order to form a valid judgment regarding a student learning progress? तो स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कंटिन्यूस इंस्पेक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एजुकेशनल इवेल्युएशन का नाम देते हैं। Which one of the following types of learning assessment is characterized by continuous and ongoing and designed assessment which help teachers to observe student daily and adjust their instructional strategy? कौन सी टेक्निक है जिसमें टीचर जो होता है वो लगातार स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकता है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। Among the following options, which one of the following best represent a statement that defines the? असल में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ये किस चीज की डेफिनेशन है? Expected demonstration of a learner's ability before being considered proficient or competent। एक लर्नर की एबिलिटी को चेक करना, उसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करने से पहले, वो कहलाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। All Rizwan needed was a little more time than others to talk। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना है? आना है। All Rizwan needs was a little more time। इन सोलो टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क में अगर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, आइसोलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, लेकिन उनमें कनेक्शन ना बना सकें, तो उसको मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल कहते हैं। हम उसको रिलेशनल लेवल तब कहेंगे अगर वो उनमें रिलेशन भी बना लें, लेकिन अगर रिलेशन की कमी है, दे लेक एनी लॉजिकल कनेक्शन, तो उसको फिर हम मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल कहेंगे। द बेबी स्टार्टेड टू वेल व्हेन शी गॉट हंग्री। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया जब उसे भूख लग गई। ये WAIL वाला वेल आएगा। शी हैज अ ह्यूज हाउस। तो इसमें ह्यूज क्या है? ये किस तरह का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव क्वांटिटी है, किसी चीज के क्वांटिटी को शो करने के लिए। The teacher punished the student. The student was punished by the teacher. The student was punished by the teacher. ये past indefinite का sentence है। She said to him, "Why are you late?" चूंकि बात पूछी जा रही है तो said to replace हो जाएगा asked से। She asked him why he was late। ठीक है, ये are you late जो है, ये you इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना है, और ये जो are है पास में चला जाएगा। Why he was late? She asked him why he was late। Choose the correct sentence with correct capitalization। correct capitalize कहां पे किया गया है? कैलिफोर्निया को भी करना है, जून को भी करना है। ये गलत हो गया, ये ठीक है क्योंकि दोनों को कैपिटलाइज किया है। यहाँ पे कैलिफोर्निया को नहीं किया, यहाँ पे कैलिफोर्निया और जून दोनों को नहीं किया, और ट्रेवल को कर दिया, ये भी गलत है। वी विल ट्रेवल टू कैलिफोर्निया इन जून। अब आप कहेंगे वी के साथ शेल आता है, लेकिन विल भी लग सकता है जब आपने बात पर जोर देना हो। चूज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बिटरली। बिटरली का मतलब होता है कड़वापन, सख्ती और गुस्सा, तो ये इसके लिए हार्शली, तलख रवैया, ये इसके लिए सही वर्ड यूज होगा। सिनोनिम नियरेस्ट मीनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स। आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, एक प्लॉट लिख रहे हैं, तो सीक्वेंस के लिए जो एग्जैक्ट सीक्वेंस मार्कर्स की तरतीब है वो क्या है? फर्स्ट, फिर आपने कहना नेक्स्ट, फिर आफ्टर दैट, उसके बाद, और फाइनली एंड पर। तो ये आपकी एग्जैक्ट सीक्वेंस बन सकती है। और यहां पर हमारे ये पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अब जिन लोगों का नेक्स्ट पेपर आ रहा है सीटी का या पीएसटी का जिनका पेपर रहता है, और बाकी सब जिन्होंने क्वालिफाई किया है टेस्ट और वो ईटा के कंप्यूटर बेस्ड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग हमसे डाटा मटेरियल हासिल कर सकते हैं, हमारे टेस्ट हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता करना होगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।